नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। महाराष्ट्र का महाभारत अब नंबर गेम की ओर बढ़ रहा है। शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे की बगावत से शुरू हुआ घटनाक्रम दिन ब दिन बड़ा रूप लेता जा रहा है। शिवसेना दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ है सीएम उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ है एकनाथ शिंदे। दोनों के अपने अपने दावे हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन तमाम दावों और वादों के बीच सियासत कैसे गरमाई हुई है, देखिए रिपोर्ट। उद्धव को मिला अजीत का साथ। अब शिंदे की क्या होगी अगली चाल? नंबर गेम, कौन होगा पास, कौन होगा फेल? सियासत या फिर आसान भाषा में कहें तो राजनीति। ये खेल पूरी तरह सही मौके पर सही कदम उठाने पर निर्भर करता है। ये गेम ही सत्ता का है। सत्ता के लिए कब कोई पराया हो जाए और कब कोई अपना, ये कहना नामुमकिन है। तभी तो कल तक जो चेहरे उद्धव ठाकरे के साथ खड़े नजर आते थे, वो आज उनसे बागी हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो 2019 तक उद्धव ठाकरे के विपक्ष में रहते थे, वो उनके साथ हैं। राजनीति कब करवट बदल ले, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये सारा खेल ही नंबरों का है। तभी तो एकनाथ शिंदे अपने साथ नंबर होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं शिवसेना भी पीछे नहीं है। इथे सर्वांनाच कळलेलं आपल्याला काय करायचं आहे, आपली जिम्मेदारी काय, जबाबदारी काय, आणि इथे आपण ह्या वास्तूमध्ये जमलोय म्हणजे एक निश्चय करून जमलेलो आहे की आता लढायचं तर आहे पण जिंकायचंच आहे, आणि म्हणून आपण इथे जमलेलो. हे 2-4 दिवस हे सगळं नाट्य चाललेलं आहे ते काही नवीन नाही. हे 1 वर्षापासून थोडी कुरबुर चालू होती. त्यांच्यावर किती बोलायचं, काय बोलायचं हा एक प्रश्न आहे. कारण किती किंमत द्यायची त्या अशा लोकांना जे स्वतःची किंमत लावून विकत तिथे गेलेले आहेत, विकून गेलेले आहेत, त्यांना आपण किती किंमत द्यायची हा एक मोठा प्रश्न आहेच. महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में शिवसेना को गठबंधन के साथियों का साथ मिल रहा है। कभी रातों रात देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले अजीत पवार कह रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। अरे वो शिवसेना के हैं ना, आपने भी क्या बताया कि वो शिवसेना के विधायक है, तो अभी चीफ मिनिस्टर भी शिवसेना के हैं और उनको सपोर्ट दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस ने, तो पूरी मेजॉरिटी है ना। कौन सारे मिनिस्टर्स हुए हैं? अजीत पवार यहाँ है, उद्धव ठाकरे जी यहाँ है, जयंत पाटिल यहाँ है, दिलीप वळसे पाटिल यहाँ है, राजेश टोपे यहाँ है, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, वर्षा गायकवाड़, सब हम यहाँ हैं। वहीं एकनाथ शिंदे अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो गुवाहाटी के एक होटल में टिके हुए हैं, जहां से वे अपने समर्थक विधायकों की फोटो और तस्वीरें जारी कर रहे हैं। ऐसे में अब मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र का न होकर देशव्यापी नजर आ रहा है। तभी तो असम की राजधानी में शिवसेना विधायकों के बाड़ेबांधी पर राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि उनके द्वार उद्धव ठाकरे के स्वागत के लिए भी खुले हुए हैं। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। आपका मुंह से सुना कि और पहुंच रहा है, तो और भी पूरा देश का जितना विधायकगण है सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, असम में आइए। मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा और मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और असम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। अब पता नहीं है, लेकिन असम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए असम। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी वेकेशन में आइए असम। जहाँ भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ उस सरकार को चैन से नहीं रहने दिया जाता है। जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जो चुन करके आई हुई सरकार है, बीजेपी हर किसी भी कीमत पर स्टेबिलिटी जो है उसकी ख़त्म करके चाहती है कि उसका शासन हो। किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी लगे, किसी को डराया जाए, धमकाया जाए या खरीदा जाए, हर एक कीमत देने को तैयार है बीजेपी, जो कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारी, इसके लिए ठीक नहीं है।
वहीं महाराष्ट्र में सियासी महाभारत को लेकर राज्य बीजेपी ने आधिकारिक बयान जारी करके इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया और इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला बताया। लेकिन जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं और एकनाथ शिंदे की जो बयानबाजी हो रही है, उससे इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि नंबर गेम के खेल में शिंदे अकेले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र में जिस तरह दोनों गुट आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, उसने फिर से नंबर गेम की राजनीति की ओर कदम बढ़ा लिए हैं। यानी जिसके पास नंबर होगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन नंबर तय होते हैं विधानसभा में। जिस तरह से एकनाथ शिंदे हुंकार भर रहे हैं और उद्धव ठाकरे पीछे हटने को राजी नहीं हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि मुकाबला फ्लोर टेस्ट की ओर तो नहीं जा रहा। ऐसे में जान लीजिए कि फ्लोर टेस्ट में किसका नंबर किस पर भारी पड़ेगा। सत्ता का नंबर गेम। कौन होगा पास, कौन होगा फेल? क्या फ्लोर पर जाएगा मामला या फिर उद्धव का होगा इस्तीफा? लोकतंत्र में सत्ता का समीकरण आंकड़ों पर निर्भर करता है। जिसकी तरफ ज्यादा नंबर वही सत्ता का सिकंदर। ये आंकड़े ऐसी चीज हैं जिसके पास हो तो वो अच्छे से अच्छे की नींद उड़ा दे और पूरा खेल ही पलट दे। महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम कुछ यही कहता है। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब पूरी लड़ाई आंकड़ों पर आ गई है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने एक एक कर अपनी ही पार्टी के विधायकों को अपनी ओर कर लिया, उसने महाविकास अघाड़ी सरकार की मजबूती पर करारी चोट की है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की, जहां किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं और क्या नंबर गेम कहता है। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। शिवसेना के पास 55 विधायक हैं। एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। लिहाजा तीनों दलों की बात करें तो कुल मिलाकर उनके पास 152 विधायक हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में कई छोटे छोटे दल भी शामिल हैं। एमबीए में बीबीए के 3, सपा के 2, बीजेपी के 2, पीडब्ल्यूपी के 1 और 8 निर्दलीय विधायक हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 106 विधायक हैं। साथ ही अन्य विधायकों का भी समर्थन है। खैर, ये तो रही विधानसभा की तब की स्थिति की बात जब एकनाथ शिंदे ने बगावत नहीं की थी। लेकिन अब ये जान लीजिए कि शिंदे के इस कदम के बाद समीकरण क्या कह रहे हैं। शिंदे के आंकड़े ही ले लें तो शिंदे के पास करीब 50 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से 38 शिवसेना के विधायक हैं। अब उद्धव गुट के पास 17 विधायक बचे हैं। साथ ही एनसीपी के 53 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर एमवीए के पास 114 विधायकों का समर्थन बचता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। उसके साथ शिंदे गुट के 50 विधायक आ जाते हैं तो आंकड़ा 156 विधायकों पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र का ये तो रहा नंबर गेम का खेल, लेकिन फ्लोर टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा किसके नंबर किस पर भारी हैं, किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है। ऐसे में अब राज्यपाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्यपाल चाहे तो सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है। सरकार अगर फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाती है तो विधानसभा भंग करने का अधिकार भी राज्यपाल को है।
संविधान के अनुच्छेद 174 2B के तहत विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद सबसे बड़े विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए बुलाया जा सकता है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। अगर कोई भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी की जा सकती है। राज्यपाल की नंबरों के खेल में भूमिका तो आपने जान ली, लेकिन अब जान लीजिए उस विधानसभा के बारे में जहां नंबर गेम की परीक्षा होगी। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा की, जिसके डिप्टी स्पीकर का रोल सबसे अहम हो जाता है। बागी विधायकों के भविष्य का फैसला डिप्टी स्पीकर के हाथ में है। इस समय महाराष्ट्र में स्पीकर के पद पर कोई नेता नहीं है, जिसके चलते सारा कार्यभार डिप्टी स्पीकर के कंधों पर है। मौजूदा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल हैं, जो एनसीपी के विधायक हैं। बागी विधायक दल बदल कानून के तहत आते हैं या नहीं, ये डिप्टी स्पीकर फैसला करेंगे। दल बदल विरोधी कानून को मात देने के लिए शिंदे को 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। विधायकों की योग्यता और अयोग्यता पर फैसला लेना डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी होगी। डिप्टी स्पीकर चाहें तो विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को बुला सकते हैं। शिवसेना के भावी भविष्य का फैसला डिप्टी स्पीकर के हाथ में है। अभी तक का घटनाक्रम देखें तो डिप्टी स्पीकर का स्टैंड सरकार की तरफ नजर आ रहा है। तभी तो डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे को हटाकर विधायक अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त करने के शिवसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यानी उद्धव ठाकरे का जो स्टैंड निकलकर सामने आ रहा है, उसके अनुसार उद्धव ठाकरे हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। शिवसेना के भीतर हुए घमासान और उससे आए सियासी भूचाल से तो पूरा देश वाकिफ है, लेकिन महाराष्ट्र से शुरू होकर कैसे गुवाहाटी तक ये मुद्दा पहुंचा और महाविकास आघाड़ी सरकार की नींद उड़ा दी, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर गेम की तो नौबत बाद में आएगी, पहले उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है पार्टी की फूट को खत्म करना। अब गेंद एकनाथ शिंदे के पाले में है। उनका अगला कदम महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है। महाराष्ट्र का सियासी भूचाल, उद्धव और शिंदे की रार। क्या शिंदे करेंगे खेल खराब या उद्धव बचा पाएंगे सरकार? मुंबई टू गुवाहाटी वाया सूरत, यहां हम किसी रेलवे रूट या फिर हवाई रूट की बात नहीं कर रहे। यहां हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में उपजे सियासी बवाल की, जिसने एकाएक मजबूत नजर आ रही महाविकास आघाड़ी सरकार की नींद उड़ा दी है। क्या सीएम उद्धव ठाकरे, क्या शरद पवार, क्या नाना पटोले, शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और तो और अपने मुखर बयानों से बीजेपी पर कटाक्ष करने वाले संजय राउत भी बौखलाए हुए हैं। आलम यह है कि एकनाथ शिंदे ने विधायकों को अपने साथ ऐसा एक किया कि आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटने की कगार पर खड़ी है। एकनाथ शिंदे 50 विधायकों के समर्थन की बात कर रहे हैं, जिनमें से 42 विधायक शिवसेना के हैं। वहीं शिवसेना है कि उल्टा 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के हुलारे भर रही है। देखिए, संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे
टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। 2019 महाराष्ट्र चुनाव से पहले देखा गया था कि शिवसेना ने कभी हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौता नहीं किया, हमेशा हिंदुत्व के नाम पर राजनीति की। लेकिन उद्धव ठाकरे के बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के फैसले के बाद कई मौकों पर पार्टी कहीं न कहीं कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में नजर आई और उतनी मुखर नहीं दिखी जितना वो पहले देखी जाती थी। इसको लेकर तमाम मौकों पर पार्टी के विधायकों ने नाराजगी भी जाहिर की। एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों की माने तो पहले कई बार विधायकों ने उद्धव ठाकरे से कहा था कि कांग्रेस हो या फिर एनसीपी, दोनों ही शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं सुनी। अशा वेळेला उद्धव साहेब एवढे भावनात्मक होतील अशी कल्पना नव्हती, पण हे व्हायच्या मागचं कारणही वेगळे। हे एक दिवसात घडलेलं नाही किंवा एका दिवसात झालेला चमत्कार सुद्धा नाही। अनेक वेळेला हे सर्व जे आमदार आहेत ना, त्या आमदारांनी अनेक वेळेला उद्धव साहेबांना कल्पना दिली होती की राष्ट्रवादी असेल की काँग्रेस असेल हे आपल्याला संपवायचा प्रयत्न करतात। आणि मागच्या जिल्हा परिषदच्या निवडणुका जर तुम्ही पाहिल्या, ग्रामपंचायतच्या निवडणुका जर पाहिल्या, ग्रामपंचायतच्या शिवसेना ही चौथ्या स्थानी गेलेली, चौथ्या क्रमांकावर गेलेली। एकनाथ शिंदे लगातार पोस्ट और वीडियो के जरिए 40 से ज्यादा शिवसेना विधायकों के अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। बावजूद इसके शिवसेना का उद्धव गुट अपने तेवर नरम नहीं कर रहा है। संजय राउत तो उल्टा कह रहे हैं कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। वहीं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि शरद पवार को धमकियां देने का काम चल रहा है। ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है? ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। संजय राउत के आरोपों पर बीजेपी कहां चुप रहने वाली है। बीजेपी शुरू से ही इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला बता रही है, लेकिन दबी जुबान से ये भी कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखो, एक चीज़ ये है ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब जब सब कुछ लुट गया तब होश में आए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि डमी कार पर डायलिसिस की सरकार कितने दिन चलेगी। अब डमी कार पर डायलिसिस की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे लोग, तो कितने दिन डायलिसिस पे सरकार चलती है। जनादेश का अपहरण तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनादेश से जो है वो सरकार नहीं चला सकते आप, क्योंकि जनादेश आपके पास था नहीं। इसलिए देखिए, लेट्स वेट एंड वॉच। ये देखिए, एक्चुअली महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से मिला था, और उसके बाद भी उन्होंने बगावत करके कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। ये बनी हुई सरकार ना तो महाराष्ट्र की जनता को पसंद है, ना तो शिवसेना के एमएलए के लिए पसंद है, और बार बार वही बोलते रहे कि भाजपा हमारी सरकार गिराने के चक्कर में है। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है। ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी। वही आज हो रहा है। अब सरकार शिवसेना के एमएलए ने बगावत करके वो गुवाहाटी चले गए। भाजपा वेट एंड वॉच की भूमिका में है। हम उनके चक्कर में आज नहीं है, लेकिन लोकशाही में जो होता है वो देखेंगे आगे क्या होता है। कोई सेंट्रल मिनिस्टर धमकी देने वाला नहीं है, हम धमकी देंगे भी नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है। उनका तो टाइम चला गया है, मतलब वहाँ उनके पास
आखिर में जो 4-5 एमएलए रह सकते हैं, बाकी के पूरे एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे और सरकार मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की आएगी। खैर किसी के दावे कुछ भी हों, लेकिन अब सारा मामला टिका हुआ है नंबर गेम पर और शिंदे के अगले कदम पर। क्या उन पर उद्धव ठाकरे की अपील का असर होगा या फिर वो बागी तेवर अपनाकर उद्धव ठाकरे का खेल खराब करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी महाराष्ट्र की महाभारत जो हमने आपको समझाई। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।